नमस्कार, हमारी इस बेहद खास पेशकश सेहत मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। कोरोना काल में हम आपको उन डॉक्टर से सीधे जोड़ने की कोशिश करते हैं जो आपकी समस्याओं को घर बैठे हल कर दें। और इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल या कोई परेशानी है तो आप खुद डॉक्टर से सीधे संपर्क कर सकते हैं। कोरोना महामारी के संकट के बीच नई मुसीबत खड़ी हो गई है। यह तय है कि हम कोरोना से जंग जीत जाएंगे। जैसे हमने पहली लहर में इस कोरोना को हराया, वैसे ही दूसरी लहर में भी हम कोरोना को हरा देंगे। लेकिन इसी बीच एक नई बीमारी आकर देश भर में मरीजों को खड़ा कर रही है, जिसका नाम है ब्लैक फंगस। ये क्या बीमारी है, इसका इलाज कैसे होता है और इससे बचने के क्या तरीके हैं, ऐसे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रायपुर के साईं बाबा आई हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर आशीष मोहनिया, जो कि मशहूर लेजर और रेटिना स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर आशीष, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। नमस्कार, थैंक यू सपना जी। सर, मैं सबसे पहले इसी से शुरुआत करना चाहूंगी। हम कोरोना से लड़ रहे हैं, लेकिन इसी बीच ब्लैक फंगस के नाम की ये बीमारी आकर खड़ी हो गई है। किसी की आंख निकालनी पड़ रही है, किसी की नाक की सर्जरी करनी पड़ती है, और अगर दिमाग पर इसका असर होता है तो जान तक चली जाती है। हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को आगाह करें, समझाएं कि क्या ये बीमारी है, कैसे इससे बचा जा सकता है, और आपका जो हॉस्पिटल है, आपका जो आई केयर सेंटर है, कैसे इसको लेकर काम कर रहा है। जी, ये बीमारी उन लोगों में ज़्यादा होती है जो कोरोना से बाहर तो निकले हैं, लेकिन कोरोना के इलाज में उनको बहुत स्टेरॉइड्स देने की ज़रूरत पड़ी, या फिर टोसिलिजुमाब नाम की जो दवा है जिससे इम्यूनिटी कम होती है वो देने की ज़रूरत पड़ी, या फिर जिनको शुगर है। इन तीनों लोगों में बहुत ज़्यादा देखी जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये बीमारी हर किसी को हो जाएगी। जैसे ये फंगस की बात चल रही है तो हर कोई बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब क्या वो लक्षण हैं जिसमें कि हमको डरना चाहिए कि हमको ये फंगस हो सकता है? वो लक्षण ये है कि अगर आपके नाक में ऐसा लगे कि नाक बंद हो रही है, ऐसा लगे कि नाक से आपको कोई काला पानी निकल रहा है, या ऐसा लगे कि इस भाग में कहीं सूजन आ रही है, दांत में दर्द या सूजन है, आंख में कुछ मूवमेंट करने में दिक्कत हो रही है, आंख बाहर आ रही है, आंख में दर्द हो रहा है, या किसी भी भाग में आपको कहीं कुछ काला जमाव दिखाई दे, तो ये ऐसा होने पर ही फंगस होने की संभावना रहती है। हर किसी को नहीं होता। और अगर हम सावधानी रखें, हाइजीन अच्छा रखें, जैसे स्टीम लेते हैं लोग, साफ सफाई रखते हैं, पुराने ब्रश का इस्तेमाल करते हैं, वो जैसे मरीज वापस आ रहे हैं तो मुझे सलाह ये रहेगी कि जो टूथब्रश वगैरह है वो पुराने ब्रश को फेंक दिया जाए, नए ब्रश इस्तेमाल करें। तो ज़्यादा करके अगर आप फिटनेस पे ध्यान देंगे कोरोना से आने के बाद तो ये समस्या नहीं आएगी। बिल्कुल। और हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप लगातार शिविर चला रहे हैं, आपके अस्पताल की ओर से लगातार शिविर चलाए जा रहे हैं, कहां कहां अब तक शिविर लगा चुके हैं, कैसे लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और किस चीज की सबसे ज्यादा दिक्कत आती है? जैसा आपने बताया और हमने देखा भी, कोरोना भी इसीलिए बढ़ पाया गांव में भी या कहीं और भी, क्योंकि लोगों ने लापरवाही बरती। अगर बुखार होता है तो लोग सोचते हैं कि वायरल है, टेस्ट कराने नहीं जाते, कोरोना का डर होता है। ऐसे में इस बीमारी को लेकर आप कैसे लोगों को जागरूक कर रहे हैं, कैसे आपकी संस्था काम कर रही है और कैसे शिविर लगा रहे हैं? जी, साईं बाबा हॉस्पिटल जो है रायपुर में और भिलाई में 2 जगह पे हमारे मेन ब्रांचेस हैं। इसके अलावा कई जगह पे हमारे छोटे विजन सेंटर्स हैं, जैसे कि तिल्दा में और भी कई जगहों पे हैं। वहाँ पे हम नियमित तौर पे शिविर लगा कर लोगों को आगाह करते हैं। और मेन एक डर जो लोगों में है वो ये कि अभी उनको लगता है कि आंखें एक ऐसी चीज़ थी जिसमें आई थिंक उसको हम बहुत बाद में रखते हैं, और सबसे पहले हमें संक्रमण का खतरा है तो आंखों की जांच ना कराएं। तो कोरोना के डर से अगर आंखों में तकलीफ है और वो मरीज नहीं आ पा रहे हैं तो ये भी गलत है। लोगों को आंखों की अगर तकलीफ हो रही है तो बिल्कुल जांच कराना चाहिए। हम कोशिश ये करते हैं कि बहुत डिस्टेंसिंग का पालन करें, और लोगों में जो डर है उसको, ये जो भी कोरोना के प्रिकॉशंस हैं उनका पालन करें। यहाँ तक कि एक टोल फ्री नंबर है जिससे वीडियो कंसल्टेंसी भी मरीज कर सकते हैं। जो मरीज आ नहीं सकते, उनको आने में डर लगता है, उनको हम एक वीडियो कंसल्टेंसी के द्वारा उनके घर बैठे बैठे हम एक जानकारी दे सकते हैं, ताकि उनको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि वो यहाँ आके आगे लगे तो हम वहाँ से जांच करा सकते हैं। डॉक्टर आशीष, एक चीज समझना चाहेंगे, ये कई रिसर्च कह रही है, क्योंकि कोरोना में जो है इम्यून सिस्टम ही वीक होता है, और ये कहा जाता है कि वायरस तो 10 दिन में चला जाता है, लेकिन वो आपके इम्यून सिस्टम को आप ही के अगेंस्ट खड़ा कर देता है। ऐसे में स्टेरॉइड्स देने पड़ते हैं, और जो बहुत जरूरी है। बिना स्टेरॉइड के आप इम्यून सिस्टम को फिर से खड़ा नहीं कर सकते, और उसके बाद आप वायरस से नहीं लड़ सकते। ऐसे में जो ब्लैक फंगस हो रहा है उसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार अगर कोई है तो वो स्टेरॉइड ही है, जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। तो अब अगर यही एक दवाई है तो फिर बचे कैसे? कोरोना जब हो रहा है, लोगों का इम्यून सिस्टम इतना टूट जाता है कि लोगों 2 पग नहीं चल पाते, हाँफ जाते हैं, आंखों की दिक्कत होती है, तमाम तरीके की परेशानी हो रही है। अगर स्टेरॉइड ही देना है तो फिर इसका विकल्प क्या है? लोग कैसे सावधान हो, लोग कैसे अब आगे तैयारी करें? जी, एक्चुअली देखा जाए तो हमारे सामने एक तरफ बोलते हैं आग है, एक तरफ खाई है।
अगर आप स्टेरॉइड्स या फिर इम्यून मॉड्यूलेटर्स नहीं देंगे तो मरीज की मृत्यु हो सकती है। तो निश्चित तौर पे हमें जान बचाना पहले इंपॉर्टेंट है। हर किसी को ये फंगस हो जाएगा ऐसा तो है नहीं। तो डॉक्टर जब जान और फंगस के बीच में सोचने लगेगा फिर तो जान जाने लग जाएगी लोगों की। जो भी जानें बची हैं पिछले लहर और इस लहर में, वो ये अंडरस्टैंडिंग से बची है, जब डॉक्टर ये समझ गया कि यार इम्यून रिएक्शन ज़्यादा मार रहा है, वायरस कम मार रहा है, इम्यून ज़्यादा मार रहा है, तो इम्यून को दबाना ज़रूरी है, हज़ारों जानें हम बचा पाएँ। इसका छोटा सा दुष्परिणाम ये है कि इसका, जैसे बोलते हैं हर दवाई, पैरासीटामोल का भी साइड इफेक्ट होता है। ये एक नेसेसरी इविल है, इससे बचा नहीं जा सकता। जैसे आप पूछ रहे हैं मैम, सपना मैम, बच तो नहीं सकते, क्योंकि जिसको स्टेरॉइड देना है, उनकी जान बचानी है, तो पहले आप रहेंगे तो आपको फंगस होगा, है कि नहीं? तो हमें अगर बचाना है, मुझे बचाना है किसी डॉक्टर को, तो मुझे स्टेरॉइड देगा जो मेरे लिए जरूरी है। हाँ, बचने के लिए हम सतर्क रह सकते हैं, जागरूक रह सकते हैं, और बीमारी के आने पर दो चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पहला तो कि खुद से इलाज ना करें, या आसपास में अगर आप ऐसी जगह पे जहाँ पे डॉक्टर सही नहीं है, या डॉक्टर वो छोटा सा कस्बा है, गांव है, तो आप प्लीज एक बड़े डॉक्टर को शहर में आके दिखाइए। और दूसरा कि देरी ना करें, क्योंकि लोग कई बार इतने डरे हुए होते हैं कि वो, पहली बात तो डिनायल होता है, कि एटीट्यूड ऑफ डिनायल, कि नहीं मुझे कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ, ये तो ठीक हो जाएगा, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं ये लगा लूँ। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर कुछ सूजन अगर लग रही है, फंगस हमें मौका नहीं देता, वायरस हमें मौका नहीं देता। तो अगर जैसे, जी आप बताएं। हाँ सर, ये भी देखा गया है कि आंखों की जो बीमारी होती है वो सबसे ज्यादा बुजुर्गों में होती है। अब क्योंकि कोरोना ने भी सबसे पहली लहर में बुजुर्गों को ही घेरा, अब ये जो इन्फेक्शन है बुजुर्गों के सामने आकर सबसे पहले खड़ा हो जाएगा। तो आप कैसे, आपकी संस्था या साई अस्पताल कैसे लोगों को, बुजुर्ग जो लोग हैं उनको जागरूक कर रहा है, उनको समझा रहा है, उनके लिए कैसे काम कर रहा है? बुजुर्गों में नेचुरली इम्यूनिटी बहुत कम रहती है, और बुजुर्गों में बहुत सारी बीमारियां भी बहुत सारी रहती हैं, जैसे बीपी रहती है, शुगर रहता है। तो हमारी संस्था एक सामाजिक दायित्व के तहत गुरुवार के दिन और भिलाई में शुक्रवार के दिन हम लोग एक सेकंड हाफ में एक लगभग निःशुल्क ओपीडी चलाते हैं, जिसमें आमतौर पे हमारी जो फीस होती है 500 रुपये, उसकी जगह में सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन का 50 रुपये लेकर हम लोग उनकी बीपी शुगर की जाँच, उनकी आंखों की जांच और संपूर्ण जानकारी जो भी आंखों के लिए ज़रूरी है वो देते हैं। वो, उसका उद्देश्य यही होता है कि बहुत सारे बुजुर्ग कई बार पैसे के अभाव में, कई बार देखरेख के अभाव में, कई बार बच्चों के पास समय नहीं होता उनके बच्चों के पास, वो बिजी रहते हैं, तो उस अभाव में आंखों की तकलीफें हो जाती हैं। और एक चीज़ और देखने में मिली है कि बहुत सारे बुजुर्ग अभी मोतियाबिंद ज़्यादा पकने के कारण भी आँख खराब हो रही है, क्योंकि वो पिछले 1 साल से अपना मोतियाबिंद टालते आ रहे हैं, और कई बार मोतियाबिंद पक के फट जाता है। अगर मोतियाबिंद ज़्यादा पक जाए और मोतियाबिंद फट जाए, तो जो मोतियाबिंद बहुत शांति से बिना किसी तकलीफ के निकाला जा सकता है और जिसमें आमतौर पे कोई दिक्कत नहीं आती, उसी सिंपल सी मोतियाबिंद से आंखों की रोशनी भी जा सकती है। तो ये दिक्कतें भी कुछ हमको देखने को मिली। तो कोरोना है, और यह तो हमारे साथ शायद आने वाले 1 साल तक और रहने वाला है। तो इससे लोग डरे नहीं और समय पे आके आंखों की जांच कराएं। इसी के लिए हमने बुजुर्गों के लिए स्पेशली निःशुल्क, लगभग बहुत कम दरों पर एक ओपीडी चालू करी है, गुरुवार रायपुर, शुक्रवार को भिलाई में। और साथ ही साथ जो उनको डर है वो वीडियो कंसल्टेशन से हमारा लाभ ले सकते हैं। लेकिन किसी भी सूरत में ये ना करें कि जांच ना कराएं और आंखें तो ठीक है, आंखों को हम इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद प्रॉपरली एक प्रोटोकॉल के तहत उनकी जांच होती है, बिल्कुल सेफ तरीके से, और वो आराम से अपना ऑपरेशन या बहुत कुछ जो भी इलाज कराना है चाहे करा सकते हैं। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि कोरोना कॉल में मैं ऑपरेशन करा सकता हूँ क्या, या वैक्सीन लगी है तो मैं ऑपरेशन करा सकता हूँ क्या। ये बहुत लोगों में बहुत सारे डाउट्स हैं। बिल्कुल करा सकते हैं। आपको मोतियाबिंद का वैक्सीन का ऑपरेशन वैक्सीन लगने के बाद भी करा सकते हैं, और उल्टा भी हो सकता है, आप ऑपरेशन करा के वैक्सीन भी लगा सकते हैं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं आती। सर, साईं बाबा आई हॉस्पिटल अपनी चैरिटी के लिए जाना जाता है। माना जाता है कि न सिर्फ शहरों में बल्कि गांव-गांव जाकर शिविर लगाते हैं, और गांव में भी ग्रामीणों की आप समस्याएं सुनते हैं। अब क्योंकि ब्लैक फंगस नई बीमारी है, कैसे आप लोग शिविर लगा रहे हैं, कैसे आप लोगों की ये चैरिटी काम कर रही है? जी, अभी मेन ब्लैक फंगस से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कोरोना, क्योंकि कोरोना में हम बहुत ज़्यादा, सरकार के भी नियम है कि हम जाके चैरिटी में काम नहीं कर सकते, तो पेरिफेरी में हमारा जाना, और लॉकडाउन भी लगा हुआ है जैसा कि आप जानते हैं। तो हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं आपके माध्यम से, एसएमएस के माध्यम से और भी सोशल मीडिया के माध्यम से, कि आप अपनी डिस्टेंसिंग के साथ अपना समय का स्लॉट लेकर हमारे पास आएँ और हमको बिल्कुल बेझिझक होकर दिखाएं, और जो भी हमसे हेल्प मिलेगी, जैसे कुछ मरीजों का हम लोग निःशुल्क ऑपरेशन भी करते हैं, सीमित लोगों का एक
बहुत सबका तो हम नहीं कर पाते क्योंकि सबके लिए हमारा सरकारी हमको एड मिलती नहीं है, लेकिन जो हमारे सीमा में है, ऐसे लोगों को जो भी आर्थिक रूप से भी मदद करते हैं और कुछ लगेगा तो हम निःशुल्क भी ऑपरेशन कर सकते हैं। तो ये हम जितना ज़्यादा हो सके हमारी तरफ से, ये हमारी तरफ से हो रहा है और ये आगे भी चलते रहेगा। जो नहीं आ सकते हैं, मैं दोबारा उनसे कहना चाहूँगा कि एक टोल फ्री नंबर पर फ़ोन करें या हमारे लैंडलाइन पर फ़ोन करें, हम वीडियो कंसल्टेशन के द्वारा आपको हेल्प करेंगे। सर, इसके अलावा और कौन कौन सी संस्थाएं आपकी जो काम कर रही हैं? रायपुर के अलावा कहाँ कहाँ और ऐसी संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं और आप तक मैसेजेस उनके जरिए भी पहुंचते हैं? ये रायपुर के अलावा हम बड़ा भिलाई में एक हॉस्पिटल है जो कि उद्योग नगरी छत्तीसगढ़ की है, जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं। भिलाई की एक बहुत बड़ी बात यह है कि बहुत सारे वहाँ बच्चे इतने एजुकेटेड हैं कि बहुत सारे बच्चे विदेशों में रहते हैं। वहाँ पे हमने विशेष बीच में एक निःशुल्क एम्बुलेंस की भी सुविधा चालू करी थी, जिसमें जो मरीज गरीब हैं या जो मरीज इनको सहायता की जरूरत है, जिनके बच्चे फॉरेन में पढ़ रहे हैं, और उन मरीजों के लिए हम एम्बुलेंस की व्यवस्था ये अरेंजमेंट हमने भी कुछ समय तक किया था। और वहाँ भी ऐसे ही शिविर लगाए जाते हैं। ऐसे ही हम लोगों को शुक्रवार के दिन वहाँ समय है जहाँ दोपहर को हमको बुलाते हैं और उनका इलाज करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन लोगों में ये जागरूकता लाना बहुत ज़रूरी है कि आंखों की बहुत सारी बीमारी 40 साल के बाद भी होती है। जैसे अमूमन अगर आपकी उम्र 40 साल के ऊपर हो गई तो उसको हम अधेड़ अवस्था बोल देते हैं। हालांकि मैं पर्सनली इसको बिलीव नहीं करता। मुझे लगता है अधेड़ अवस्था आती है 60 के बाद और वृद्धावस्था आती है 80 के बाद। 60 पे आदमी अधेड़ होता है, लेकिन 40 के बाद शरीर में कुछ बदलाव आने लग जाते हैं। एक बीमारी जो आमतौर पे लोग बिल्कुल उसके बारे में जानते नहीं और आज भी मतलब शहरी इलाकों में भी जागरूकता बिल्कुल नहीं है, वो है काला मोतिया या काजबिन या ग्लोकोमा। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपको स्वयं कुछ पता नहीं चलेगा और आपकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे बंद हो जाएगी, यहाँ तक कि जीरो हो जाएगी। अब हमारी ये कैसे होता है उसका मैं समझाता हूँ। जैसे आप मेरे को टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं तो ये आपकी बीच की नज़र है। बिना नज़र हटाए आप टीवी के दाएं और बाएं ऊपर नीचे भी देख सकते हैं। इसको हम कहते हैं विजुअल फील्ड या साइड की नज़र कहते हैं। काला मोतिया में बिना किसी दर्द के आपकी आंखों का जो प्रेशर बढ़ जाता है। हमारी आंखों में एक तरल पदार्थ होता है, इसको हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं। ये पानी भरा होता है। बेसिकली आंखें हमारी कह लीजिए एक गुब्बारा है पानी से भरा हुआ। अगर पानी में ज़्यादा गुब्बारा में पानी ज़्यादा भर देंगे तो नेचुरली जैसे बहुत टाइट हो जाएगा। ये टाइट बहुत धीरे धीरे होता है, मरीज को एहसास कुछ होता नहीं है। जब प्रेशर बढ़ने लगता है तो हमारी साइड की नज़र कम होती है सबसे पहले। तो आपको ये एहसास ही नहीं होगा क्योंकि आप पूरा ध्यान बीच की नज़र पे है, आपको दर्द हो नहीं रहा है। और ये जो नज़र का लॉस होता है सपना जी, ये नॉन रिवर्सिबल होता है। तो मैं आपके माध्यम से सब लोगों को जागरूक करना चाहूँगा कि 40 साल के बाद जब भी हम आँख की जांच कराने जाएं तो पहले तो हम कोशिश ये करें कि एक डॉक्टर से कराएं। चश्मे का नंबर थोड़ा बहुत नज़दीक का है, हमें कहीं भी किसी चश्मे की दुकान से जांच करा लिया, ठीक है, आपने करा लिया चश्मे की जांच। अगर आपको 40 से कम की उम्र है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको 40 से ज़्यादा की उम्र है तो प्लीज़ डॉक्टर के पास डॉक्टर से पूछें कि डॉक्टर साहब काला मोतिया का जो जांच होती है क्या यहाँ पे होती है। और जैसे ही आप डॉक्टर से पूछेंगे वो बिल्कुल खुशी से आपका जांच करेंगे। बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हमारे अस्पताल में, हम चाहे मरीज बोले चाहे ना बोले, हम उसकी जांच करते ही हैं। तो ये जांच कराने से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी ऐसी बीमारी जिसमें कि नॉन रिवर्सिबल लॉस हो जाता है, इसके जो नज़र एक बार गई तो दोबारा वापस नहीं आती। तो ये बहुत खतरनाक चीज़ है। चलिए, हम यही उम्मीद करेंगे कि जैसे आपने समझाया है लोग उसको समझें और अगर शुरुआती दौर में ही लक्षण भांप लेते हैं तो बीमारी को जल्द से जल्द दूर किया जाता है। डॉक्टर आशीष, सबसे बड़ी परेशानी इस लॉकडाउन में हमने पिछले साल भी देखी, इस साल भी देखी, बच्चों के सामने है। कहते हैं कि बच्चे बाहर जाएंगे तो इम्यूनिटी सिस्टम भी बूस्ट होगा, खेल कूद करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो खुद भी रिलीफ फील करेंगे। लेकिन आज स्थिति ये आ गई है कि बच्चों को घर में ही बंद रहना है और मजबूरन माँ बाप को हाथ में फोन देने पड़ते हैं, मजबूरन माँ बाप स्क्रीन पर लगा देते हैं कि बच्चे बिजी रहे। ऐसे में बच्चों के सामने बड़ी मुश्किल है कि 24 घंटे आंखें स्क्रीन पर लगाकर रखते हैं। पहला अगर कोरोना जकड़ लेता है, जैसे तीसरी लहर में कहा भी जा रहा है कि कोरोना ने जकड़, अब इस बार बच्चों को जकड़ेगा, कोरोना जकड़ लेता है। दूसरा, आंखें, पहले ही आपने आंखों को स्क्रीन पर इतना लगा दिया, तो कितनी ज्यादा मुश्किलें बच्चों के लिए खड़ी हो रही है। कैसे आपके यहाँ पर बच्चों के लिए अलग से काम किया जा रहा है तीसरी लहर को देखते हुए? बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात मैं जो कहना चाहूँगा वो ये कि बच्चों को जो स्क्रीन टाइम है वो थोड़ा सा लिमिटेड होना चाहिए, कि माँ बाप ध्यान दें कि अगर देखिए एक बहुत बड़ी भ्रांति लोगों के मन में होती है कि टीवी आंखों को नुकसान करता है। आप और मैं जब छोटे थे उस समय टीवी ज़्यादा हुआ करता था, बट किसी भी स्टडी में टीवी का उतना नुकसान नहीं बताया गया जितना लैपटॉप या स्क्रीन नज़दीक वाली चीज़ का नुकसान होता है। तो नज़दीक की चीज़, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे वो मोबाइल हो, इस
में ज़्यादा नुकसान होता है। इसको थोड़ा सा लिमिटेड रखें। और टीवी फिर भी बच्चे देख सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आप कराएंगे। बाहर भेजने से डरते हैं कि कोरोना हो जाएगा, तो कम से कम कुछ ना कुछ तो उनको एक्टिविटी देनी पड़ेगी। तो अगर ज़्यादा अच्छा हो, बाहर खेल पाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो उनको मोबाइल से अच्छा है या लैपटॉप या टैब से अच्छा है टीवी देखने बोलें। अब उसमें बच्चे, जैसे जिन बहुत सारे बच्चों को आजकल स्कूल एग्जाम्स होते हैं, स्कूल की पढ़ाई स्क्रीन टीवी पे होती है, लैपटॉप पे होती है। उनके लिए सलाह ये है कि अपने चश्मे में, या अगर चश्मा नहीं है तो 0 पावर के चश्मे में एक ब्लू फिल्टर लगा लें। अब ब्लू फिल्टर भी 2 प्रकार के आते हैं, एक ब्लू कट आता है, एक ब्लू फिल्टर आता है। तो ब्लू कट अच्छा नहीं होता, ब्लू फिल्टर ज़्यादा अच्छा होता है। उससे यूवी लाइट जो होती है आंखों की, वो बहुत हद तक उसमें रुक सकती है। तो ये अगर कितना करने से बच्चों को बहुत हद तक हम बचा सकते हैं और उनकी आंखों को हम नुकसान होने से रोक सकते हैं। रहा सवाल कोरोना का, तो अभी तक देखा गया है कि बच्चों में नेचुरल इम्यूनिटी अच्छी होती है। दूसरा, शायद उनको जो MMR वैक्सीन लगती है, शायद उससे कुछ क्रॉस इम्यूनिटी होती है, तो उससे थोड़ा बचाव है। और बहुत गंभीर बीमारियां बच्चों में बहुत नेग्लिजिबल दिखी गई हैं, जो कि शायद ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है मानव जाति पे कि उन्होंने बच्चों को बचा के रखा हुआ है। और उम्मीद करता हूं कि अगले वेव में भी शायद ऐसा ही सुखद अपने को सरप्राइज में देखने को मिले। डॉक्टर आशीष, सबसे ज्यादा क्या आंखों को इस वक्त परेशानियां आ रही हैं और आप क्या सजेस्ट करेंगे कि आंखों के लिए आप क्या आगे करें? क्योंकि मैं बार बार तीसरी लहर का जिक्र इसलिए कर रही हूं, बच्चों का भी जिक्र इसलिए कर रही हूं, क्योंकि कई रिसर्च ये कर रहे हैं, कई विशेषज्ञ कह रहे हैं कि तीसरी लहर में बच्चे ही जकड़ में आएंगे। और अब जैसा हम देख रहे हैं कि कोरोना आपका इम्यून सिस्टम इतना तोड़ देता है कि वो ब्लैक फंगस होने लग जाते हैं, तमाम तरीके के इन्फेक्शन हो रहे हैं। तो आंखों के लिए आप पहले से कैसे प्रिपरेशन करें? पहले कहा जाता है कि हरी सब्जी आप खाइए, लेकिन बच्चे आनाकानी करते हैं और कोरोना काल में बाहर जा नहीं पा रहे हैं, लोग हरी सब्जियां नहीं ला पा रहे हैं। ऐसे में अपनी आंखों को बचाने के लिए अभी आप घर पर रहकर क्या करें? मुझे लगता है कि अभी घर में रहते हुए हमें एक तो जो स्टीम का जो गार्गल्स कहते हैं बच्चों में, वो कराना चाहिए। सो दैट क्या होगा, कोई भी वायरस इतना स्ट्रांग नहीं होता कि बहुत एक्सट्रीम हीट को वो बर्दाश्त कर सके। तो स्टीम एंड गार्गल एक बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे लगता है नियमित तौर पे करना चाहिए। और दूसरी बात, जो आंखों में जो तकलीफ और हो रही है, जो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, वो ये है कि आंखों में बहुत सारे ब्लड आने के या आंखों में क्लॉटिंग होने की संभावना के केसेस बहुत देखने को मिल रहे हैं। तो एक, ब्लैक फंगस पे लोगों का बहुत ज़्यादा ध्यान गया है, लेकिन इसके अलावा जो आई डॉक्टर्स हैं मेरी तरह, जो खासकर रेटिना में काम करते हैं, रेटिना स्पेशलिस्ट हैं, हम देख रहे हैं कि आंखों के रेटिना में खून आ जाता है। बैठे बैठे आंखों की नस जो होती है, मेन ऑप्टिक नर्व, अगर समझिए हमारी आंखें एक कैमरा है, मेरा ब्रेन एक कंप्यूटर है, तो बीच में एक वायर होती है, केबल, जो पूरी इंफॉर्मेशन कैमरा की ब्रेन तक देती है। तो ये जो ऑप्टिक नर्व होती है, इस पे सूजन आ जाती है। शुगर वाले मरीजों में आंखों के अंदर ब्लड आ जाता है, तो वैसे ही बहुत सारा डर रहता है। शुगर वाले मरीजों को फिर कोरोना के टाइम पे देते हैं स्टेरॉइड, क्योंकि स्टेरॉइड से ही जान बचती है। अब शुगर का मरीज है, उसको स्टेरॉइड देंगे तो नेचुरली शुगर बहुत बढ़ जाएगी। तो शुगर की जो बीमारी आमतौर पे देखने को मिलती है, वो कोरोना के बाद बहुत बढ़ी हुई देखने को मिल रही है। इसके अलावा कुछ सरप्राइजेस है लोगों में, जो आंखों में अचानक से ब्लड आ जाना, आंखों में अचानक से इन्फेक्शन का हो जाना। ये मैं ब्लैक फंगस की बात नहीं कर रहा हूँ, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब बैठे बैठे आंखों में पास आ जाता है। ये सब देखने को बहुत ज़्यादा मिल रही है। एक और बात इंपॉर्टेंट है, वो ये कि जिन मरीजों में शुगर और बीपी है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, न सिर्फ आंखों के लिए बल्कि हार्ट के लिए भी। बहुत सारे मरीज अपने डॉक्टर से मिलते हैं और हार्ट में अटैक आने का, ब्रेन में अटैक आने का, आंख में अटैक आने का, ये बहुत सारे केसेस बढ़ गए हैं। मतलब लोग कोरोना से निकल के आ जाते हैं, मालूम पड़ा हार्ट अटैक से। आप जानते ही हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार की मृत्यु हो गई थी, हार्ट अटैक से हुई थी कोरोना के बाद। वो ये क्योंकि हमें आपको ये खुद से दवाइयां ना लें प्लीज। ये नहीं कि डॉक्टर साहब ने बोला है तो अब मेडिकल स्टोर में जाके दवाइयां ले लिया। आप एक डॉक्टर से पूछिए, और ब्लड को पतला करने की दवाइयां डिपेंडिंग ऑन आपका ब्लड टेस्ट कैसा है, वो आपके डॉक्टर निर्णय लेंगे और वो लेना चाहिए। और आंखों में, ब्रेन में जरा सा भी लगे कुछ, अगर आईज में भी कुछ लगे कि मुझे धुंधला दिख रहा है या ब्लड क्लॉटिंग आ रही है या कुछ नजर में कमी आई, तो प्लीज तुरंत डॉक्टर को जाके दिखाइए, क्योंकि ये घटना देखने को मिल रही है और बहुत सारे बड़े बुरे सरप्राइजेस देखने को मिल रहे हैं। और खासकर जो शुगर के मरीज हैं और बीपी के मरीज हैं, उनको, या जिनको हार्ट की तकलीफ हुई है या जिनको ब्रेन में क्लॉटिंग हुआ है, ऐसे मरीज सुपर अलर्ट पे रहना चाहिए। इनको आपके हार्ट स्पेशलिस्ट से जाके मिलना चाहिए या न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए और दवाइयां उनको बराबर चलानी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ, एक डी डाइमर का एक लेवल होता है, मेरे ख्याल से ज्यादा करके डॉक्टर इस पर एग्री करेंगे कि थोड़ा भी अगर उनका इन्फ्लेमेशन बॉडी में ज्यादा था तो उनकी खून जांच से आइडिया लग जाता है। तो ऐसे लोगों को एक समय तक अपन एस्पिरिन या फिर दूसरा खून के पतले करने की दवाइयां चलाई जानी चाहिए। तो आंखों में ये नहीं कि ब्लैक फंगस ही एकमात्र चीज है, आंखों में मतलब संक्रमण हो जाना, आंतरिक संक्रमण हो जाना, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। डॉक्टर आशीष,
जी मीडिया लगातार जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, उन्हें सैल्यूट कर रहा है, क्योंकि इस जंग के हमारे सबसे असल सैनिक अगर कोई हैं तो वो यही हैं। हम आपके जरिए जानना चाहेंगे, क्योंकि साई आई केयर हॉस्पिटल लगातार शिविर लगा रहा है, गांव में भी लगा रहा है, लोगों तक पहुंच रहा है। क्या चैलेंजेस आप लोग बहुत फेस कर रहे हैं? बहुत मुश्किल इस समय क्या होता जा रहा है? सबसे बड़ी मुश्किल मुझे लगता है जो आंखों के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो वो यही है कि बहुत सारे लोग जान के लिए आंखों को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। एक समय तक ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक समय फर्स्ट वेव में बहुत ज़्यादा था कि हम बिल्कुल एल्डरली को निकलने नहीं दे रहे थे और लगभग 6-8 महीने तक मैं ही अपने घर के बुजुर्गों को कहता था कि बाहर ही ना निकलें। अब लेकिन मुझे लगता है कि जैसे ही जहाँ जहाँ पे सेफ्टी होती है वहाँ पे हमें आंखों को या बॉडी के किसी भी पार्ट को, फॉर एग्जांपल हार्ट में तकलीफ हो रही है, को इग्नोर नहीं करना चाहिए। सेफ्टी के साथ डॉक्टरों को बराबर दिखाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम घर में बैठे हैं और हमारे हार्ट का अपॉइंटमेंट ड्यू था, हमने चेक नहीं कराया, हमारे आंखों की अपॉइंटमेंट ड्यू थी, हमने चेक नहीं कराई। ये तो कोरोना आगे 1 साल तक और चलने वाला है, उतनी जल्दी रुकने वाला नहीं है। हालांकि इसकी तीव्रता कम हो जाएगी, हम लोग वैक्सीनेटेड हो जाएंगे तो सुरक्षा बढ़ जाएगी, लेकिन फिर भी रहने वाला है। तो क्या हम 2 साल तक आंखों घर में बैठ सकते हैं? नहीं। घर में बैठने के कारण दूसरी समस्याएं आ रही हैं जो कि बहुत सारे और नुकसान हो, उसमें भी जान का खतरा हो रहा है। तो एक जहां पे आपको लगता है सेफ्टी रख के, अपने डिस्टेंसिंग का पालन करके, N95 मास्क लगा के डॉक्टर्स के पास आंखों की जांच या जो भी आपको लगता है जांच मरीजों को बिल्कुल करानी चाहिए। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना के मरीजों के लिए, खासकर जिनको BPL कार्डधारी हैं, उनके लिए साईं बाबा आई हॉस्पिटल कोशिश कर रहा है कि बहुत जल्द हम एक अनाउंसमेंट करने वाले हैं जो कि हमारे वेबसाइट पे और हमारे सोशल मीडिया पे आ जाएगा कि शाम को ऐसे मरीजों के लिए जो गरीबी रेखा कार्डधारी है उनके लिए अत्यंत कम दरों पे हम लोग एक स्पेशल शिविर लगाने वाले हैं, ताकि वो मरीज हमारे पास आए और उनके रिलेटिव्स अभी उनको लेके आए। खासकर हम संडे को करेंगे ताकि उनके लिए ईजी हो और वो मरीज अपना इलाज करा सके, और या ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप अपना इलाज नहीं करा पा रहे उनका हम इलाज कर सकें। और जो भी हमारे से मदद होगी हम जरूर करेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं और इस तरीके से संस्था आगे आ रही है, काम कर रही है, ग्रामीणों तक भी जागरूकता फैला रही है। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी चीज की है तो वो जागरूकता की ही है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आशीष आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो जी मीडिया भी आपसे ये अपील करता है कि अगर कोई भी बीमारी है, चाहे वो कोरोना हो, ब्लैक फंगस हो या किसी और तरीके की कोई दिक्कत हो, तो आप घर में रहकर उसका इलाज मत खोजिए, बाहर जाइए, डॉक्टर से बातचीत करिए। जैसा कि डॉक्टर आशीष भी बता रहे हैं कि फोन कॉल के जरिए भी, वीडियो कॉल के जरिए भी आप परामर्श ले सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो क्योर करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि घर से बाहर निकलिए, शुरुआती लक्षणों को भांपते हुए अगर शुरुआत में ही अपनी बीमारी के लिए आप इलाज करेंगे तो आप बीमारी से लड़ सकते हैं, चाहे वो कोरोना हो या ब्लैक फंगस हो।